कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है ना। स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन में एक कितने केस हम लोग ने पढ़ लिए थे, 2 पढ़ लिए थे ना। रूल नंबर 1 हो गया था ये वाला। अच्छा ठीक है। हाँ देखो रूल नंबर 2 से चलो स्टार्ट। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है इफ ए मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, अगर एक मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, तो उस केस में जो टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए फॉर्मूला लगाते समय n शुड बी इवन नंबर, है ना, n इवन नंबर होना चाहिए तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि उधर देखो n/2 है, अगर n ऑड होगा तो n/2 करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला, क्योंकि आइसोमर्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते ना, आइसोमर तो होल नंबर, इसलिए n इवन होना जरूरी है। अच्छा इस फॉर्मूले में ये भी ध्यान रखना कि ये 2 की पावर n-1 जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का नंबर होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं 2 की पावर n-1, और ये जो है अलग से ऐड किया गया है 2 की पावर n/2 -1, ये बेटा मीजो फॉर्म होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि केवल आपसे मीजो फॉर्म पूछने लगे, तो फिर आप केवल ये वाली वैल्यू यहाँ से जो आंसर आए वो बताइएगा, n सब्स्टिट्यूट वो अगला अगला रूल है ना, वो नेक्स्ट रूल। नहीं सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बस उसको ऐसे 20 से कट कर लेना है बिना फिशर रिलेशन ड्रॉ किए हुए, बस नॉर्मल उसकी देख लेनी है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो दोनों पार्ट मिरर इमेज है या नहीं उससे मतलब है है ना। देखो अब जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे ये वाला एग्जांपल है, अब इस मॉलिक्यूल में देखिए आप इसको अगर बीचों बीच से ऐसे कट्टा मारो, है ना, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, नोट करना total number of if a molecule is symmetrical, then total number of stereoisomers is equal to 2 की power n-1 plus 2 की power n/2 -1, ठीक है। इसमें 2 की पावर n-1 ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का नंबर होता है और ये आपका मीजो फॉर्म का नंबर होता है, ठीक है। तो वही चीज अलग से नीचे मैंने लिख दी है। अब इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, इसमें 20 से कट करने पे देखो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिकल है तो फिर आप इसमें देखो कि स्टीरियो सेंटर कितने हैं, स्टीरियो सेंटर यहाँ पे काइरल कार्बन ही तो है, 2 काइरल कार्बन है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि पहली कंडीशन की मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और n का नंबर भी इवन है, तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हो तो उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1, तो n की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 की पावर n/2 -1 है ना, कितना आएगा ये, 2 की पावर 2 -1 तो 2 आ रहा है, और 2 की पावर ये तो 2 का 0 आ रहा है, 2 का 0 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 3 है, ठीक है। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3 बने, ठीक क्लियर है। नीचे वाले का आप लोग को बताना, सेकंड वाले का सेम उसी मेथड से सेम वही फॉर्मूला लगेगा, अभी तो बताओ n की वैल्यू कितनी सेकंड वाले में, 4 ना, ठीक, तो सिमेट्री भी है तो वही फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाला, देखो क्या है, टोटल इसमें स्टीरियो आइसोमर्स 10 आ रहे हैं, हाँ 10 आ रहे हैं, इसमें n का वैल्यू 4 पड़ जाएगा, उसी फॉर्मूले में सेम फॉर्मूला वही रहेगा, तो 2 की पावर 4 -1
प्लस 2 की पावर 4/2 माइनस 2 की पावर 4 माइनस से मतलब 2 पावर 3 हो गया है ना। 8 तो यहाँ से आ गया और 2 की पावर 1 तो ये 2 हो गया तो टोटल 10। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 10। ठीक है। अच्छा सेकंड वाले एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, वो पहला वाला नंबर है। और मीजोफॉर्म है ना, अलग 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 पूछा जाता है। 2 आ रहा है इसमें, ये वाला जो वैल्यू है ये मीजोफॉर्म का वैल्यू है। हाँ बोलते सेकंड एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में 2, पहले वाले में 1। ठीक है ना। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 कह रहा है व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। हाँ ये वाला रूल भी तभी लगाएंगे जब मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल। व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। इसमें n की वैल्यू क्या हो, ऑड। ठीक है, पहली बात तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और n का वैल्यू क्या हो, ऑड हो। बट द मिडिल सेंटर इज सूडो काइरल। मिडिल सेंटर क्या होना चाहिए, सूडो काइरल। ये सूडो काइरल क्या होता है, कोई बताएगा? तो बताओ सूडो काइरल। कार्बन के अलावा नहीं 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 उसको नहीं। हाँ हाँ मतलब तो वही है, सूडो मतलब फॉल्स होता है। तो सूडो काइरल ऐसे काइरल कार्बन को बोलते हैं जो कुछ परिस्थितियों में, कुछ कंडीशंस में काइरलिटी शो करता है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक काइरल हो जाता है, काइरलिटी उसकी लॉस हो जाती है। तो ऐसे काइरल कार्बन को सूडो काइरल बोलते हैं। अब इसका मतलब आपको लग रहा होगा सर ये क्या, ये कार्बन के मतलब क्या कोई जादू है ना, कभी वो काइरलिटी शो करने लगे, कभी वो काइरल हो जाए। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं, अभी वो बताते हैं एग्जांपल से। तो इसमें पहले आपको फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा और उसमें ऑड नंबर में स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, मतलब n की वैल्यू ऑड होगी, तो उसमें आप देखोगे कि ज्यादातर केस में क्या होगा कि सूडो मिडिल वाला कार्बन सूडो काइरल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका एग्जांपल से समझ में आएगा मतलब। तो उस केस में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स केवल इतने बनते हैं, 2 की पावर n-1, छोटा सा फॉर्मूला है ना, 2 की पावर n-1। या ऊपर वाले फॉर्मूले में वो प्लस वाला पार्ट हटा दो, ऊपर वाले फॉर्मूले में 2 की पावर n-1 के आगे वाला पार्ट उड़ा दो, तो केवल इतना ही तो बचेगा ना, 2 पावर n-1। और हाँ स्टीरियो सेंटर, हाँ स्टीरियो आइसोमर्स तो नंबर निकालने ही जा रहे हैं ना वो स्टीरियो सेंटर है, बिल्कुल सही कर रहे हो, स्टीरियो सेंटर है। ठीक है गुड। स्टीरियो सेंटर का नंबर ऑड होना चाहिए, उस केस में टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 की पावर n-1। ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव जितने हैं उसके आधे है ना, आधे उसके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, आधे ही मीजोफॉर्म। ठीक है ना। देखो ये टोटल स्टीरियो आइसोमर है, इसके 50% ऑप्टिकली एक्टिव हो गए और उसके बचे हुए 50% मीजोफॉर्म, इस तरह से होते हैं। ठीक है। हम मेन अभी आप ये वाला जरूर याद रखो, क्योंकि मेन यही है, ज्यादातर आपसे स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर पूछा है ना। अच्छा अब सूडो काइरल क्या बोलते हैं, एक जरा अलग से एग्जांपल पहले बता दो, है ना। लिख लो, छोटी सी हेडिंग डाल लो सूडो काइरल, क्योंकि अभी तक इनका कहीं जिक्र हुआ नहीं है ना, अभी तक सूडो काइरल की कहानी आई नहीं गई। तो है ना, अभी वो करा रहे क्वेश्चन है, फॉर्मूला नोट कर लो।
ठीक है, टोटल ऑफ एक्सटीरियर इज 2 की पावर n-1 और ऑप्टिकली एक्टिव उसके हाफ बच्चे और रिमेनिंग हाफ उसके मीडियम। तो ये कंडीशन, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब सिमेट्री मिल रही हो, n की वैल्यू ऑड हो, स्टीरियो सेंटर ऑड हो और मिडिल वाला कार्बन सूडो काइरल हो, है ना। तो सूडो काइरल की कहानी को नोट करिए बेटा। देखो सूडो काइरल को समझते हैं। सूडो काइरल का क्या सिचुएशन है, देखो जैसे एक कार्बन पे H लगा है, एक पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, ठीक है, और इसके बगल में भी तो ये सिचुएशन है। देखो कभी ऐसा हो कि एक कार्बन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ काइरल कार्बन बैठे, ठीक है। देखो ये बीच वाला कार्बन जो मिड में है उसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ काइरल कार्बन, तो ऐसी सिचुएशन में बीच वाला कार्बन जो है ना वो ऑलवेज काइरल नहीं होता है। ये देखो इसके लिए बोल रहा हूँ, ये वाला, ये आपको अच्छा आप लोग बताओ के बच्चे करके कि ये काइरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नो सर, है ना। हाँ तो आप अगर बोलोगे तो हो सकता है ये बोल दो कि सर काइरल नहीं है ना, क्योंकि हम लोग यही जनरली देखते हैं कि इस कार्बन से ये दोनों ग्रुप आपको सेम दिखने लगेंगे, ठीक है। बाकी ये दो तो अलग है लेकिन ये दोनों वैलेंसी पे लगे ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो आप कह दोगे तो ये काइरल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक काइरल नहीं, ये सूडो काइरल है। ये कुछ कंडीशन में काइरलिटी शो कर देगा लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं करेगा, ऑलवेज काइरल नहीं। समटाइम्स इट शोस काइरलिटी बट नॉट ऑलवेज, है ना, ऑलवेज हमेशा नहीं शो करेगा। अब ये बात कैसे कह सकते हैं, अब ये आपको लग रहा है ये कैसे बोल सकते हैं, देखो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इसके पड़ोस में जो दो, अच्छा इनके लिए क्या कहोगे, ये फर्स्ट और थर्ड कार्बन ये परफेक्ट काइरल है कि ये भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं? ये परफेक्ट काइरल है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीच वाला लग रहा है देखने में काइरल नहीं है लेकिन इट मे बी काइरल इन सम केसेस, ठीक है। इट behave as chiral in some cases, कुछ केसेस में ये काइरल का बिहेव करेगा, इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं सूडो काइरल। अब वो केस क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कि ये जो कार्बन है ये काइरल है, तो इसके अबाउट अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो या तो R आएगा या S आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जो नंबर 1 वाला कार्बन है, इसको बोल देते हैं नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 2, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2, मान लेते हैं कि 1 वाले काइरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो क्या आ गया, R आ गया। और इधर 3 वाले कार्बन पे जब कॉन्फ़िगरेशन निकाला आरएस नोमेनक्लेचर के हिसाब से, सपोज वो भी R आ गया, तो देखो जब एक काइरल कार्बन के लेफ्ट और राइट काइरल कार्बन प्रेजेंट हो और उनपे लगे ग्रुप बेटा सेम दिख रहे हो, तो ओवरऑल वो सेम आइडेंटिकल ग्रुप तब तक नहीं माने जाते हैं जब तक उनका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ना हो, है ना। इस सिचुएशन में जैसे ये भी R ये भी R है, तो हम लोग मान लेंगे कि इनकी दोनों ग्रुप फाइनली क्या हो गए, सेम हो गए। उस सिचुएशन में ये वाला कार्बन काइरल नहीं होगा, उस सिचुएशन में मिडिल वाला कार्बन काइरल नहीं होगा अगर दोनों तरफ R है या फिर दोनों तरफ S है, तो मिडिल वाला कार्बन काइरल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि 1 वाला कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है और 3 वाले के अबाउट S आ रहा है, ठीक है, तो अगर दो ग्रुप लेफ्ट राइट जो लगे जिनके पास एक काइरल कार्बन है, दोनों के अबाउट अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो इन दोनों ग्रुप को हमें अलग ट्रीट करना पड़ेगा, डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करना पड़ेगा।
है ना। माना कि वो ग्रुप सेम है, लेकिन पूरी तरह से ग्रुप सेम तभी माना जाता है अगर उसके अबाउट अगर OI शो हो रही हो या GI शो हो रही हो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कब तक सेम ना हो। ठीक है, तो अगर एक के अबाउट R एक के अबाउट S है, उस समय वो कायरल होगा, उस समय वो कार्बन, क्योंकि वो दोनों वैलेंसी डिफरेंट ट्रीट की जाएगी, है ना। कौन सी दो वैलेंसी, ये वैलेंसी डिफरेंट ट्रीट की जाएगी। अगर इसके अबाउट R आ रहा है, इसके अबाउट S आ रहा है, तो उस समय ये क्या होगा, कायरल होगा। अच्छा, अब ये कायरल होगा तो ये खुद भी R या S फॉर्म में रहेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि एक समय ये R है और एक समय मान लेते हैं S है, ठीक है ना। इस तरह से बनेंगे इसको। तो इसलिए उसको मिडिल वाले, मतलब जो सेकंड कार्बन है बेटा, ये सेकंड वाला कार्बन, ये नॉट ऑलवेज कायरल, ये हमेशा कायरल नहीं है, लेकिन नॉट ऑलवेज एकाइरल, हमेशा एकाइरल भी नहीं है। तो कुछ कंडीशन में कायरलिटी शो कर रहा है, कुछ में नहीं शो कर रहा है, तो इसको थ्योरी में क्या नाम दे दिया जाता है, सूडो कायरल। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये ऐसा सिचुएशन देखने मिलता है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल नंबर 1, इसमें आप देखो मिडिल वाला कार्बन सूडो कायरल है कि नहीं है, ये वाला सूडो कायरल, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर सूडो कायरल को स्टीरियो सेंटर में गिनते हैं कि नहीं गिनते, काउंट करते हैं नहीं करते, तो यस करते हैं। ये कल ऊपर शायद आया भी था कहीं पे कि स्टीरियो सेंटर, देखो स्टीरियो सेंटर में बोला था, स्टीरियो सेंटर में भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और सूडो कायरल, है ना। तो स्टीरियो सेंटर अगर सूडो कायरल टाइप का है तो उसे काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो उस एग्जांपल में वापस आते हैं, तो उसमें n की वैल्यू हमें बताओ क्या लेनी पड़ेगी, n की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि दो तो परफेक्ट कायरल है और बीच वाला सूडो कायरल है, तो सूडो कायरल को भी काउंट कर लीजिएगा स्टीरियो सेंटर के नंबर में। हाँ, क्या है, नहीं अभी अभी कॉन्फ़िगरेशन हम बता ही नहीं सकते ना, उसमें फीचर प्रोजेक्शन बना के दिखाया ही नहीं हमको, उसमें नॉर्मल देखो ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रखा है, अब वो बता ही नहीं रहा कि एच हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में। तभी तो हम लोग सूडो कायरल बोल रहे हैं कि इट मे बी कायरल और इट मे नॉट बी कायरल, है ना। अब वो दोनों इसमें इस समय प्रेजेंट है ना। जो स्ट्रक्चर दिया ना इसमें हो सकता है कि दोनों आर हो, फर्स्ट और थर्ड कार्बन, या दोनों एस हो, उस समय कायरल नहीं होगा, लेकिन एक आर एक एस या एक एस आर वो तब बीच वाला है। लेकिन जब वो फिशर प्रोजेक्शन बना के नहीं देगा तो हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि वो आर है कि एस है, तो हम मान के चलेंगे कि इट मे बी आर और इट मे बी एस, वो आर एस में कुछ भी हो सकता है ना। तभी उसको इन जनरल क्या बोल रहे हैं, सूडो कायरल बोल रहे हैं। हाँ, अब इसमें टोटल कितने आ रहे हैं बताओ, n की वैल्यू 3 ऑड है, तो अच्छा सिमेट्री है कि नहीं चेक करो, सिमेट्री है, कट हो रहा है ना, ये पूरा स्फेरिकल मान के चलो पैटर्न। तो इसमें 2 की पावर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n माइनस, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और आप वो 4 कौन से आ रहे हैं, ये नीचे इसका आंसर नीचे यहाँ एक्सप्लेनेशन में ये 4 आ रहे हैं, है ना। जिसमें पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला, तीसरा 3, 4, टोटल 4 आंसर इस हिसाब से, हाँ आया क्या, अच्छा स्पीड कम हो जाने लगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। वो 4 एक्चुअली ये 4 है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जब आपसे केवल स्टीरियो आइसोमर का नंबर ही पूछ रहा है, नहीं नहीं वो देखो सिमेट्री, हाँ समझ गए बराबर, हाँ वो रिपीट कर जाएगा,
वो रिपीट इसलिए है क्योंकि इसमें सिमेट्री है, बीच से कट्टा मारने तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो इधर वाला आर इधर वाला एस या इधर वाला एस इधर वाला आर वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमेट्री ना होती तो वो दो अलग और बन जाते, तो दो एक्स्ट्रा और बन जाते, तो वो चार यही है ना। तो इसमें चार में दो केस में वो बीच वाला कार्बन कायरल नहीं है, लेकिन दो केस में वो कायरल तो होता ही नहीं। अगर सिमेट्री नहीं होगी तो सूडो कायरलिटी कभी आएगी नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है ना, वो दोनों ग्रुप सेम होंगे लेफ्ट राइट में तभी सूडो कायरलिटी आएगी। इसी की तरह एक एग्जांपल ये भी यहाँ पर है, ये सेकंड नंबर वाला। इसमें ये वाला देखो बीच वाला जो कार्बन है ये, इसे हम लोग बोलेंगे सूडो कायरल। और कोई मुझे समझाओ कि क्यों ये सूडो कायरल है। हाँ, लेफ्ट टू राइट ऐसे ग्रुप बैठे हुए जिसमें जीआई शो हो रही है ना। अब एक सेकंड मान लो कि इसके अबाउट जेड फॉर्म है और उस समय इसके अबाउट भी जेड फॉर्म बन रही हो, तो वो बीच वाला कायरल नहीं होगा। और या दोनों के अबाउट ई होगा तो भी कायरल नहीं होगा, लेकिन एक के अबाउट जेड एक के अबाउट ई होगा तो कायरल होगा। तो यहाँ भी मिडिल सेंटर क्या है, सूडो कायरल है ना। और टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हैं, दो जीआई सेंटर एक सूडो कायरल वाला। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, और सिमेट्री है। हेलो, सही कर ले भैया, इसको सही कर। हाँ, नहीं तो आंसर 2 आने लगेगा। तो इसमें वही सेम केस बन गया था, वो सिमेट्री है ना। देखो बीच से कटा हुआ सिमेट्री है, और n की वैल्यू 3 आ रही है। 3 कैसे आ रही, दो दो ज्योमेट्रिकल सेंटर, इनके अबाउट जीआई, और एक ये सूडो कायरल पकड़ में आ गया बीच में। तो टोटल n 3 हो गया, और ऑड n ऑड भी है यहाँ पे, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, मिडिल सेंटर सूडो कायरल, इसके भी 4 ही है। ठीक है, इसमें 4 कौन से आएंगे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जेड जेड बीच वाला फिर कायरल नहीं होगा, ई ई बीच वाला कायरल नहीं होगा, जेड ई में हाँ फिर बीच वाला कायरल। हाँ, तो बीच वाले में एक बार आर लिख देना, एक बार एस लिख देना। ठीक है, मतलब जेड आर, जेड आर ई और जेड एस ई, है ना। क्लियर, मतलब वो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो 4 कौन से हैं, अगर उससे आपका और क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन में इतना नहीं डिटेल में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में केवल नंबर ही पूछेगा। ठीक है ना, अभी तक समझ आ रहा। अब बस एक लास्ट में ये केस और बनता है, हाँ? ये कब लगाएंगे, ये रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। इसने क्या बताया कि जब मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। ठीक है भैया, ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर यहाँ भी ऑड हो, ठीक है, लेकिन मिडिल सेंटर इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। मिडिल सेंटर आपकी सूडो कायरल ना हो के मिडिल सेंटर भी क्या हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनते हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है इसमें। लेकिन क्या कंडीशन है वो समझ लीजिए बेटा, कि क्वेश्चन में आपको यही देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बस ये 4 ही केस होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना होगा इन 4 फॉर्मूलों में ही कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब सिमेट्री मिल रही हो, बीच से कट्टा मारो सिमेट्री हो, और टोटल स्टीरियो सेंटर ऑड हो, लेकिन मिडिल सेंटर आपकी कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर हो। मिडिल वाला जो स्टीरियो सेंटर है वो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरह कोई भी हो, मतलब तो फिर हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है ना। देखो इस वाले एग्जांपल में देखो, चेक करो,
इसमें टोटल कितने स्टीरियो सेंटर है? 3 स्टीरियो सेंटर। गुड। दो काइरल कार्बन वाले सेंटर हो गए, 2 परफेक्ट काइरल हो गए, और बीच में एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI हो गई, तो N की वैल्यू क्या हो गई? 3। लेकिन मिडिल सेंटर कैसा है आपका? मिडिल स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो अब भी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना? तो कितने होंगे? 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। कितने आ रहे बताओ? 2 की पावर 5 आ रहे हैं। इधर आएंगे 2 पावर 3 माइनस 2 बाई 2। इवन में आते हैं, ऑड में तो मेरे ख्याल से एक ही फॉर्मूले में आते हैं, सेकंड में 2, बाकी सब में इवन में आते हैं। तो इसमें टोटल है स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे 6। नोट। तो ये आपका रूल नंबर लास्ट रूल यही होता है, ठीक है? ये कब लगाएंगे? मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल, ठीक है? स्टीरियो सेंटर ऑड हो और मिडिल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर। फॉर्मूला हो जाएगा 2 पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n - 1 होल डिवाइडेड बाय 2, है ना? लेकिन अगर इसी में मिडिल सेंटर सिमेट्रिकल हो, n ऑड हो और मिडिल सेंटर आपका क्या हो? सूडो काइनल हो, तो क्या फॉर्मूला होगा? 2 पावर। तो बस वो फॉर्मूले आप लोग को दिमाग में थोड़े बता लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा सीधे फॉर्मूले लगते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर निकालते समय सीधे फॉर्मूले ही लगते हैं, सीधे फॉर्मूले आप लगाइए, ठीक है? जैसे इस वाले का बताओ क्या होना चाहिए? इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं टोटल? 4 है, 3। दो काइरल हो गए, है ना? और ये 2 मिलाकर एक पूरा GI सेंटर हो गया, है ना? साइक्लोहेक्सेन में आमने सामने 2 वैलेंसी पे एक ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद GI में हो रही है ना? क्लियर? टोटल अच्छा वही सिचुएशन होगी। मिडिल सेंटर GI सेंटर, n की वैल्यू 3, तो मेरे ख्याल से आंसर वही आएगा, 6 ही आएगा इसका। n की वैल्यू 3 आने पे 6, ठीक है? क्लियर है? बोलो सभी को, कोई डाउट तो नहीं अभी भी, है ना? हाँ, रिंग वाले में ऐसे समझो कि इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप इसका भी एक बार मान लो ये दोनों रिंग के प्लेन के बाहर आउटसाइड आइसोलेट बॉन्ड से कनेक्ट है, वो कौन सी फॉर्म हो? अब एक बाहर आ रहा है और कितना अंदर जा रहा है, मतलब 1 मिलीसेकंड का वेट है, तो ये तो जीआई तो हुई कि नहीं हुई? इसलिए जीआई सेंटर उसको एक जीआई सेंटर मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं काइरल नहीं है, क्या देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो ये रास्ता सेम है कि नहीं? ठीक है, इसलिए ये वाला पाथ, ये वाला ऐसे उधर से भी ये वाला पाथ, ये वाला पाथ सेम है, तो वो काइरल नहीं, वो बस जीआई सेंटर, ठीक है? क्लियर? चलो अच्छा। हाँ, एक बात और बता देते हैं, पूछी थी आपसे कि अगर कभी ऐसा हो जाए, मान लो कि, हाँ बोलो बेटा। सर जीआई होगा, डबल बॉन्ड तो नहीं है? डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं लगा हुआ है बेटा। सर जो जीआई होगा तब भी तो नहीं, जीआई केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट ही थोड़ी ना होती है। साइक्लोएल्केन में याद करो, अगर कोई 2 ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे CL CL H,
तो इसके अबाउट जीआई शो हो जाती है ना। यस सर यस। हाँ, तो वही वाला केस है यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे जो 2 ग्रुप लगे इसके अबाउट जीआई शो हो रही है। हाँ, उसमें 3 जीआई सेंटर है। हाँ, जाइगा सेंटर में 3 हो जाएंगे। हाँ, टोटल मिला के। हाँ, वही ये मैं ये बताने जा रहा था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जीआई सेंटर और काइरल सेंटर कॉमन होने लगे, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या काउंट करेंगे? जीआई सेंटर को काउंट करेंगे, काइरल काउंट को? तो ये नोट में लिख लो आप लोग, कॉपी में ऊपर जगह कहीं होगी तो इसको लिख लो इन एनी केस इफ जीआई सेंटर एंड ओआई सेंटर आर कॉमन। ऐसा बहुत रेयर मिलेगा देखने, लेकिन अगर मिल जाए तो क्या करेंगे पता होना चाहिए। इफ जीआई सेंटर एंड ओआई सेंटर आर कॉमन देन ओनली कंसीडर जीआई सेंटर, फिर ओआई सेंटर को, जो कॉमन वाले ओआई सेंटर है उनको नहीं काउंट करेंगे। अगर जीआई सेंटर ओआई सेंटर कॉमन कार्बन के अबाउट मिल गए, नहीं ये अलग स्टेटमेंट है, ये सभी के लिए लगा, मतलब ये फॉर्मूले में n की वैल्यू निकालते समय। अगर जीआई सेंटर वाई सेंटर बेटा कॉमन आने लगे किसी एग्जांपल में, एक अभी बताते हैं, तो फिर आप केवल क्या काउंट कर लेना, जीआई सेंटर जो कॉमन वाले जीआई सेंटर वाई सेंटर कॉमन है, उनमें ओआई सेंटर को इग्नोर करके केवल क्या काउंट कर लेना, जीआई सेंटर, और फिर निकाल लेना। ठीक है, ये सेकंड वाले तो बहुत सिंपल है कि ये जो ग्रुप है ये मान लो प्लेन से बाहर की तरफ है, और उसी समय ये वाला भी प्लेन से बाहर की तरफ है, दोनों ऐसे जुड़े, तो ये सिस फॉर्म होगी इस रिंग के अबाउट, और एक ट्रांस भी बनेगी कि ये रिंग तो ऐसे ही रहे, ये बाहर की तरफ आए, ये अंदर की तरफ आए, या ये बाहर आ जाए, ये अंदर की तरफ आए, दोनों कुछ भी हो जाए, तो ट्रांस देगा। तो इन दो कार्बन के अबाउट पूरा एक जीआई सेंटर डेवलप हो गया, क्योंकि एक बार दोनों बाहर सिस अंदर और एक बाहर एक अंदर ट्रांस, तो ये पूरा एक जीआई सेंटर है, उसको इसलिए मिला के बोलना पड़ता है। ठीक है, क्लियर, ये बात आई समझ? एक चलो ये कर लो क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कर लो, तो इसमें काफी कुछ चीजें आ गई है। 7 नंबर वाला कर लो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द पॉली। अच्छा, इसमें केवल ज्योमेट्रिकल ही पूछ रहा है, तो देखो ये जो 4 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, उसमें हम लोग हर बार क्या निकाल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब देखो, और स्टीरियो आइसोमर में जीआई सेंटर वाई सेंटर सब मिला के n निकालते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कभी कोई पूछे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो चारों फॉर्मूले वैसे ही लगेंगे, लेकिन हाँ उसमें n की वैल्यू केवल कौन सी गिनेंगे, n केवल जीआई सेंटर गिनेंगे, अगर ओआई सेंटर आ भी रहे उनको नहीं मतलब हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो थोड़ी पूछ रहा है ना, तो आप पूरे स्पेक्ट्रम दे डालो कि कितने जीआई सेंटर है, उससे n निकाल लो, और फिर 4 में से देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वहां बैठा दो, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम जीआई सेंटर निकालो, क्योंकि वही गड़बड़ हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं ये सुसाइडल अटेम्प्ट होता है, ये कभी मत करना, वो बहुत टफ पड़ जाता है, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, फिर आंसर गलत होने के चांस, वो अब बहुत घुमावदार रास्ता अपना रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, देखो सिंपल रास्ता बताओ, चलो आप अब देखो इसमें जीआई सेंटर बताओ कौन कौन से हैं। एक तो कार्बन डबल बॉन्ड, ये साफ दिख रहा है, और कौन सा,
हाँ सी डबल बॉन्ड एन वाला, ठीक है। ऑक्सिम वाला पकड़ में आ गया। ये रिंग के इन दो कार्बन के, इन दो कलेक्टिव कार्बन के रिस्पेक्ट में पूरा पूरा एक जीआई सेंटर बनता है ना। एक बार ये वाला मेथिल भी बाहर आया और ये वाला पूरा ये भी बाहर गिरा पाया, सिर्फ एक बाहर एक अंदर, तो ये पूरा एक जीआई सेंटर। वो कुछ है नहीं, वो ऐसी इमेज में आ गया, नहीं कोई बॉन्ड नहीं, कोई और एक डबल बॉन्ड के अबाउट, क्योंकि ये 8 कितने मेंबर रिंग है, ये 8 से ज्यादा कार्बन है, 10 कार्बन है इसमें, तो 8 से ज्यादा कार्बन रिंग में रिंग के डबल बॉन्ड के अबाउट भी सिस और ट्रांसफॉर्म बन जाती है, तो एक जीआई सेंटर ही होगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4 ज्योमेट्रिकल सेंटर आ गए। अब 4 फॉर्मूले पर 4 रूल पढ़े, उनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूल 1, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है ना। आप कैसे भी कट्टा मारो, ऐसे कट्टा मारो ऐसे, इसमें सिमेट्री नहीं है, टोटली हाईली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सीधे 2 की पावर n वाला लगेगा सामने, ठीक है। हाँ तो वही आंसर 2 की पावर 4 मतलब 16 है, बॉम्बे आंसर हो जाएगा, आईटी बॉम्बे पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपको पहचाना, ये वाला खुद से करो, अच्छा ये हम नहीं बताएंगे, ये वाला एक बार आप खुद से करो। चलो बैटरी गई लग रहा है। बैटरी चली गई पूरा। हाँ जी, मेडिकल आइस में पूछ रहा है, तो जीआई सेंटर कितने हैं इसमें, 5 है। तीन तो ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक ये पकड़ में आ गया कार्बन डबल कार्बन। हाँ क्या करो, दोनों सेम मतलब तो देख रहे आप लोग, 5 कहाँ से देख रहे हो, अच्छा आप ये करते हैं, तो ये दोनों सेम है क्या, ये तो और इस कार्बन पे तो 2 ग्रुप अलग नहीं है, इस डबल बॉन्ड के बाद जीआई हो है, ये ग्रुप अलग है, और इस कार्बन पे एच और ये पूरा बड़ा अलग है, इसके बाद जीआई राइट वाला देखो ये नंबरिंग करके देखो, हाँ नंबरिंग करके देख लीजिए ऐसे 1 2 3 4, इसमें पहला डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, दूसरा 4 पे आ रहा है, इसमें करो जरा 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, तो सेम हो गया भाई, कार्बन भी 6 ही है। हाँ तो ये वाला जीआई सेंटर नहीं है भाई, ये नहीं है, 2 ही बचे हैं अपने पास। अच्छा रिंग में जो डबल बॉन्ड इनके अबाउट तो नहीं जीआई से हो रही है, नहीं हो रही है, 6 मेंबरिंग में नहीं होगी, 8 कार्बन तो हो जाए या उससे ज्यादा होगी,
तो दो ही जीआई सेंटर मिले तो टू, अच्छा अब फॉर्मूला कौन सा लगा है 2 की पावर, ये भी एक सिमेट्री है क्या इसमें? नहीं सिमेट्री नहीं है, ये अलग अलग, ये अलग अलग है। तो सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर n ही लगेगा फिर तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 मतलब आंसर 2। ठीक है, क्लियर? आपकी सीट का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो मतलब ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा जल्दीबाजी में, है ना? देखने में अगर आप n3 गिन लेते तो आंसर पूरा ही गलत हो जाता, 8 आने लगता है ना? तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के तरीके में हाँ कर देंगे। आ जाओ आ गया। ये आपकी सीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का कोई है 9 नंबर होगा, है देखो है आंसर क्या दिया 4 है, इधर वाला जीआई सेंटर नहीं है, लेफ्ट वाला। ठीक, बस इन छोटी छोटी बातें हम लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते। अब देखो यही लास्ट टॉपिक आपका है, कन्फर्मर ही लास्ट टॉपिक इसमें है। तो कन्फर्मर क्या होते हैं और कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं कन्फर्मर, है ना? कन्फर्मर से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको समझना है। कन्फर्मर में देखिए, कन्फर्मर जो होते हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। जैसे आपको ये दिखाया गया है कि ये दोनों कार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है ना? अगर एक कार्बन को हम लोग फिक्स कर दें और दूसरे को रोटेट कराएं तो बहुत आसानी से रोटेट हो जाता है। ठीक है, और जो ये कन्फर्मर्स एराइज होते हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन की वजह से ही एराइज होते हैं, है ना? ठीक है, देखो लिखा हुआ कन्फर्मर्स के लिए लिखा हुआ है देयर आर इनफाइनाइट अरेंजमेंट पॉसिबल ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कॉल्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, जैसे देखो ये मॉडल से आप समझ सकते हो कि ये जैसे एल एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये दो कार्बन है, इस पे ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना? क्यों? अच्छा उनको भी ऑनलाइन तो ठीक हो यस सर, पता रहता है कि लोग जा रहे हो तो ठीक है। ये देखो मॉडल आप देखो, ये आपका ब्लैक वाले एटम आपके कार्बन एटम है, ठीक है ना? और इसका ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों के वो टेट्राहेड्रल शेप है। अब इस कार्बन पे एक रेड वाला एटम है, एक येलो वाला, एक ग्रीन वाला, ये तीन एटम इस पे कनेक्टेड है। अच्छा ये तीनों कलर अलग अलग है तो ये तीनों एटम अलग मान लो, तो ये कायरल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? ऐसे ये वाला भी कायरल ही है, लेकिन ये दोनों कायरल कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि अगर ये मॉलिक्यूल नेचर में बना कर रहा है, ठीक है, और मान लो गैसियस फॉर्म है, तो ये ऐसा ही नहीं रहेगा, इसके सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होते रहेंगे। अब कहोगे ये रोटेशन कैसे होंगे? तो हर मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि हर गैस की अपनी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी की वजह से ये इनके रोटेशन चलते रहते हैं। मतलब एक कार्बन को फिक्स कर लो, ऐसे दूसरे घुमाते रहो, तो अगर किसी भी एक एंगल से मैं घुमाऊंगा तो एक नया कन्फर्मर बन जाएगा। ठीक है, किसी भी एक 1 डिग्री से भी मैंने मान लो घुमा दिया तो उसका नया कन्फर्मर बन जाएगा। फिर मैंने किसी डिग्री से घुमा दिया, ये नया बन गया। ये ऐसे इनफाइनाइट अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि 0 से 360 के बीच में कितने थीटा होंगे? इनफाइनाइट थीटा होंगे। हर एक थीटा पे एक नया कन्फर्मर, हर एक थीटा पे एक नया कन्फर्मर, है ना? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट
फ्री रोटेशन की वजह से इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो बनते हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में। और कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टेबल, क्योंकि एक स्ट्रक्चर मान लो ये है और थीटा से घुमाया दूसरा ये, तो पहला दूसरे से ही बन रहा है, ठीक है, पहला दूसरे में या फिर से उल्टा घूम गया तो फिर से पहले में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर दूसरे में दूसरा पहले में बहुत आसानी से इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर, जबकि जो जीआई या ओआई थे वो एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते इस तरह से, ठीक है। तो आगे बात, तो यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं टॉपिक, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चों देखो अभी तो ऑफलाइन न्यूमन की गाड़ी थी, ठीक। चलो वापस आते हैं। तो कन्फर्मर की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कन्फर्मर की थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ स्ट्रेन हम लोग को पता होना चाहिए। स्ट्रेन ठीक, कल नोट चेक करो भाई, एक मिनट जो कन्फर्मर की डेफिनेशन नोट करो। कन्फर्मर क्या है? देयर आर इनफाइनाइट अरेंजमेंट पॉसिबल ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सी सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन से जो इनफाइनाइट अरेंजमेंट हमें प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम लोग कन्फर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कन्फर्मर्स बनते हैं उनकी थ्योरी को समझने के लिए या उन कन्फर्मर की जैसे आपको कई बार स्टेबिलिटी पूछा जाएगा कि कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इन स्ट्रेन को समझेंगे तब हम लोग इनकी कन्फर्मर की रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन तीन तरह से डिफाइन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तीन तरह से स्ट्रेन एराइज हो सकता है, तीन तरह से स्ट्रेन आ सकता है। पहला स्ट्रेन होता है जो सबसे कॉमन होता है एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन बेटा नॉर्मली साइक्लिक कंपाउंड में ही एराइज होता है। ये आपको एंगल स्ट्रेन आपको कहां देखने को मिलेगा? साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एंगल स्ट्रेन में लिख लो एक लाइन, एंगल स्ट्रेन इज जनरली प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड। एंगल स्ट्रेन कहां पे प्रेजेंट होता है? साइक्लिक कंपाउंड, बट एब्सेंट इन एसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन एब्सेंट होता है, 0 डिग्री का होता है, मतलब होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। अब एंगल स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन क्या है? एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल एराइजेस एंगल स्ट्रेन इन मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिंग है, साइकिल है, और हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी रिंग में मान लो कि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो उसके नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होने चाहिए एज पर थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? 109 डिग्री 28 मिनट 109 है ना। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा होता नहीं प्रायः। जो एंगल साइक्लोहेक्सेन को छोड़ दीजिए, साइक्लोहेक्सेन एक एंगल लेस एंगल एक्सटेंस में 0 होते हैं, अदरवाइज 6 मेंबर से कम मेंबर वाली जो रिंग होती है और 6 मेंबर से जो ज्यादा मेंबर वाली रिंग होती है सब में एंगल स्ट्रेन होता है, क्योंकि उनके एंगल जितने होने चाहिए उससे कम पे होते हैं, ठीक है। अगर एक किसी मॉलिक्यूल में 109 पे एंगल होना चाहिए और 109 से कम पे मान लो 90 डिग्री पे अरेंज है, मान लो साइक्लोब्यूटेन है तो उसके एंगल 90 के नियर बाई होता है,
और होने चाहिए 109 पे, तो उसमें ओरिजिनल मतलब उसमें जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है उससे डेविएशन डेवलप होगा, जब भी उससे कम एंगल होंगे या ज्यादा भी होंगे तो उस कार्बन पे स्ट्रेन डेवलप होगा, सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि उसके नॉर्मल बॉन्ड एंगल सबसे कम होंगे। ठीक है, अच्छा अब निकालते कैसे एंगल स्ट्रेन को, कैसे निकालते हैं उसका छोटा सा फॉर्मूला है। एंगल स्ट्रेन इक्वल टू एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड मतलब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन थ्योरी, है ना, हाइब्रिडेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता मतलब एक्चुअली कितने हैं, कितने पे वो रिंग एडजस्ट कर रही है, उसके एक्चुअल बॉन्ड एंगल माइनस कर दीजिए तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, उससे आपको ईच कार्बन पे एंगल स्ट्रेन का आइडिया लगेगा कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब जैसे साइक्लो प्रोपेन में हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन होते हैं, क्यों, देखो इसमें जैसे मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस कार्बन पे देखो ये जो रिंग वाले ये एंगल होता है, ये नियरली 60 डिग्री होता है, 62 डिग्री के आसपास होते हैं, मोटा मोटा 60 मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बताया था, पूछा एंगल कम होगा तो स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी बढ़ती है, एंगल स्ट्रेन जब बढ़ता है ना तो मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, इस हिसाब से इसके एंगल कितने होने चाहिए एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड तो 109 डिग्री होना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो 109, लेकिन कितने पे एडजस्ट कर रहा है बेचारा, है ना 60। अच्छा यही वाला नहीं, वो दोनों भी कर रहे होंगे, उसके भी 109 से कम पे ही है, तो इस साइक्लोप्रोपेन के तीनों कार्बन जितने एक्चुअल एंगल उससे कम पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन है अगर निकाले हम लोग, हाँ तो एक्चुअल एंगल 109 ले लो मोटा मोटा, माइनस 60 डिग्री कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ गया 49 डिवाइड बाय 2, अप्रॉक्सीमेट कितना 24 है, मोटा मोटा 24.5 के आसपास इसका एंगल स्ट्रेन आ रहा है पर ईच कार्बन, हर एक कार्बन पे इतना। और बोला जाता है कि ये मतलब एक थंब रूल बता रहा हूं मैं आपको, अगर किसी रिंग में 15 डिग्री 15 डिग्री से ज्यादा एंगल स्ट्रेन तो वो रिंग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और हाईली अनस्टेबल होती है, 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होती है बहुत ज्यादा। यहाँ तक ये बोलते हैं कि अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो, हाइड्रोजन गैस से, तो ये मतलब रिंग समझ लो कि खुलने को क्या है, कि मान लो एक इंसान रिलैक्स ऐसा बैठना चाह रहा है और तुम उसको दबा के ऐसे बैठा हो तो थोड़ी देर तो बैठा रहेगा, बाहर गुस्सा आएगा आप खड़ाएंगे, वही सिचुएशन है, रिंग ऐसे खुल के बैठना चाहती है, तुमने इसको दबा के ऐसे बैठा दिया, तुम बैठी तो रहेगी लेकिन जैसे मौका मिलेगा हम से ऑन हो गए, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये जो रिंग है ये बहुत हाईली रिएक्टिव रिंग होती है, अगर इसकी रिएक्शन जब आप आगे बढ़ोगे जैसे हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्रोजन को पाते ही इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाता है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, वो खुलती है एक एक हाइड्रोजन कैप्चर कर लेती है और फिर से उसके एंगल 109 पे एडजस्ट जैसे ओपन होगी तब तो एंगल स्ट्रेन 0 हो जाएगा, मतलब ये रिंग खुलने को तैयार है। हाँ ये एक्चुअली ज्योमेट्री से ही पता चलता है, अरे इक्विलैटरल एंगल मान लो ना इसको, इक्विलैटरल एंगल में ये सारे एंगल कितने हैं 60 है ना, वो तो उसके नॉर्मल लिमिट्स बन जाता है। वैसे और भी मेथड है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होते हैं, उससे एंगल निकाल लेते हैं, पता है एक्सपेरिमेंटली डेटा लाइन कर, ठीक है ऊपर। अच्छा तो ये आगे समझ में, ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में भी निकाल सकते हो, साइक्लोपेंटेन मतलब सब में निकाल सकते हो, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन में तो कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन आएगा,
109 माइनस 90 डिवाइड बाई 2 है, तो 19 डिवाइड बाई 2 मोटा मोटा 9.5 है ना, तो भी ठीक ठाक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोएल्केन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव साइक्लोप्रोपेन ही होती है, ठीक है, फिर वो एंगल स्ट्रेंथ घटता जाता है। साइक्लोहेक्सेन में 0 एंगल स्ट्रेंथ आता है, ठीक है, उसमें 109 पे सेट हो जाते हैं, वो चेयर फॉर्म के फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपको पता लग गया है? और एंगल स्ट्रेन घटता है तो स्टेबिलिटी, ये लिख लो, ये ऑर्डर ये लिख लो, एंगल स्ट्रेन का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन होता है? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन चाहे किसी भी टाइप का हो, वो स्टेबिलिटी के हमेशा इनवर्सली होगा, जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी घटेगी। हाँ, लेकिन रिएक्टिविटी के डायरेक्टली होगा, जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती है बॉडी में। हाँ, तो एंगल स्ट्रेन के डायरेक्टली हो सके दिया, एंगल स्ट्रेन के डायरेक्टली और स्टेबिलिटी के इनवर्सली, है ना, एक ही बात, सही लिखा हुआ चलो अच्छा है ना, तो ये क्लियर हो गया सही। अब इसमें आते हैं सेकेंड टाइप के स्ट्रेन में, टॉर्जनल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन तो हो सकता है आपने नाम सुना हो, लेकिन टॉर्जनल स्ट्रेन हो सकता है नाम ना सुना हो, ठीक है, ये बड़ा काम है। टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है? ये कब एराइज होते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन एराइजेस ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। टॉर्जनल स्ट्रेन बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से एराइज होते हैं, है ना। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टॉर्जनल स्ट्रेन को कब कैसे डिफाइन करते हैं? एराइजेस ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब जैसे देखो ये एथेन का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, ठीक है, ये एथेन का मॉलिक्यूल, ये एक्चुअली यही वाला है। इस अरे देखो, इस मॉलिक्यूल को आप इधर से देखो तो ऐसे ही दिखेगा, ये इधर से देखो, इसके 3 है, ठीक है, अरे वो समझदार है। अब देखो इसमें क्या है कि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन देखो, तो इस मॉलिक्यूल में ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड है कि सबसे नजदीक वाला बॉन्ड पेयर देखो, यही वाला जस्ट जो उसके जस्ट पीछे लाई कर रहा है ना, है ना, और इनके बीच में जो रिपल्शन लग रहा होगा, ऐसे ही इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड आ रहा है, तो जो बॉन्ड आगे पीछे जस्ट आते हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्शन को सोहर्स प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्शन है ना, इसी को अगर 3D में ऐसा बनाया जाए, कॉपी में 2D में, तो दिस इज कॉल्ड सोहर्स प्रोजेक्शन, है ना, इसी को सोहर्स, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है सीधे सीधे उसी को ड्रॉ कर दिया है, तो इसी को सोहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन डेवलप हुए होंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन, है ना, बोलो भाई। अच्छा बताओ, इस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन होगा क्या? हाँ, ये ओपन चेन कंपाउंड है, क्योंकि इसके ओरिजिनल एंगल 109 ही है ना सारे, और हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग भी 109 28 होना चाहिए, तो 100 एक्सपेक्टेड भी 109, एक्चुअल भी 109, तो 109 माइनस 100 डिवाइड बाय 2 0 आ रहा है, मतलब इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। वैसे भी ओपन चेन कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन कभी नहीं होंगे, वो साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं एंगल स्ट्रेन, लेकिन इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन बताओ है कि नहीं है? तो वो तो है ही भाई, बॉन्ड पेयर के पीछे बॉन्ड पेयर पड़ा, मतलब बॉन्ड पेयर के जस्ट पीछे बॉन्ड पेयर बैठा हुआ है, तो रिपल्सन तो लगी ना होगा, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है ना, बोलो भाई। हाँ हाँ, वो एक 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 फ्रंट कार्बन और एक उसके पीछे रियर कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पेयर आ रहा है, सेम कार्बन वाले इसमें नहीं कंसीडर करते, ठीक है, वो क्लियर। अब आता है तीसरा स्ट्रेन, इसको थ्योरी बोलते हैं वांडर वाल स्ट्रेन।
वांडर वाल स्ट्रेन क्या होता है, तो बोलते हैं इट अराइजेस ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, इट अराइजेस ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप या बल्की एटम, ठीक है। तो जब दो बल्की ग्रुप या दो बल्की एटम आपस में बहुत नजदीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो उनके बॉन्ड पेयर या उनके लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन अराइज होता है मॉलिक्यूल में, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल स्ट्रेन, है ना। ये हम लोग में SIR इफेक्ट में पड़ रखा है ना। इसमें छोटे एटम में ज्यादातर ये जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जनरली वैन डर वाल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ठीक है। वो भी जनरली, जैसे कल हम लोग ने पढ़ा था बाइफेनिल में तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ही नहीं शो करते थे, बाकी शो करते थे, ठीक है। इसलिए वो बात इन जनरल बोली जा रही है। हाँ, नहीं यहाँ पे उसको केवल N लिखना घातक हो सकता है, उसको NH2 कर लो आप, तो क्या मतलब OH है, मतलब नॉर्मल 1 डिग्री है ना, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री तो बल्कि हो जाएगा भाई। जैसे ही एल्किल आएगा, एल्किल सारे एल्किल बल्कि होते हैं, भले वो मेथिल के हो, सबसे छोटा एल्किल मेथिल होता है लेकिन वो भी बहुत बल्कि होता है। C ट्रिपल बॉन्ड है वो नहीं आएगा, लीनियर भी है वो, लीनियर ग्रुप देखो जितना ज्यादा स्फेरिकल ग्रुप होगा उसकी वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होगी, लीनियर है सिलिंड्रिकल टाइप का शेप है तो उसकी वैन डर वाल रेडियस वैसे ही बहुत कम होगी। तो CN में कार्बन नाइट्रोजन दोनों सेकंड पीरियड तो नहीं आना चाहिए, वो एक्चुअली ऐसे तो 2-4 और आ जाएंगे पकड़ में, ठीक है। तो मैं वो एटम मैंने लिख दिए हैं कि इन एटम या इनसे मिलके बनने वाले जो ग्रुप हैं और है ना, वो जनरली क्या होते हैं, बल्कि नहीं होते। हाँ, एल्किल सारे बल्कि होते हैं, एल्किल में सारे बल्कि, ठीक है ना, बोलो भाई। और ये कब आते हैं, जब दो ग्रुप बहुत पास आ जाते हैं, है ना। जैसे बेंजीन रिंग में आपने देखा होगा कि आर्थो पोजीशन में दो ग्रुप आते हैं बल्कि ग्रुप, तो वहां पे वैन डर वाल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है ना। मेटा पैरा पे नहीं होता था लेकिन आर्थो पे हो जाता है। अब जैसे एक ग्रुप यहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे की वैन डर वाल रेडियस पे आ जाते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे की वैन डर वाल, यहाँ ग्रुप कोई मान लो, को G1 मान लो, को G2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन आ गया, लेकिन यही ग्रुप में आर्थो से हटा के यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं तो वैन डर वाल स्ट्रेन नहीं आएगा। अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड में क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड में देखो, अगर हम लोग सॉहर्स पोजीशन की बात करें, क्योंकि हम लोग कन्फर्मर की थ्योरी पढ़ने आ रहे हैं, तो कन्फर्मर की थ्योरी में बोला जाता है कि बल्कि ग्रुप अगर आगे पीछे आ जाए 0 डिग्री पे, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया है, ये बल्कि है, और यहाँ भी एक ग्रुप लगा दिया, ये भी बल्कि है, तो इनके बीच में भी वैन डर वाल स्ट्रेन डेवलप, ठीक है। अगर बल्कि ग्रुप 0 डिग्री पे आ जाए, है ना, तो बेटा यहाँ भी वैन डर वाल स्ट्रेन आ जाए। ये R मान लेते हैं, एल्किल है, तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, वैन डर वाल, ठीक है ना। और समझ इस मॉडल में समझ, इस मॉडल में थोड़ा बता देते हैं। हाँ देखो, इस मॉडल में देखो, जैसे देखो इसमें आप लोग दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, यस सर, यहाँ पे एक पिन तो है, तो ये जैसे मॉडल, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये सामने ऐसे बना दो, ये देखो ये सामने ब्लू वाला एटम है, ब्लू वाला मान लो कोई बल्कि एटम है मेथिल, और ये ग्रीन, इसके जस्ट पीछे ग्रीन आ रहा है, ये भी मेथिल है,
तो ये दोनों अगर दोनों बल्कि हैं तो ये दोनों एक दूसरे की van der Waals रेडियाई पे आ जाएंगे। ये भी मान लो यहाँ बड़ा एटम बैठा हो, यहाँ पे सब छोटे छोटे एटम दिखाया है, अगर एक बड़ी टेनिस बॉल यहाँ बैठा दे और एक यहाँ टेनिस बॉल बैठा दे, या वो तो कॉस्को वाली क्रिकेट वाली बॉल बैठा दो बड़े बड़े, तो वो दोनों van der Waals स्टेन पे आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बैठा ला एक बड़ी बॉल और एक यहाँ बैठा ला, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई ना, तो van der Waals स्टेन यहाँ पे मिनिमाइज हो जाते हैं, लगेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं लगेंगे। आगे पीछे, जस्ट आगे पीछे वाले पोजीशन पे बल्कि ग्रुप जब आ जाएंगे, है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो वहां पे एंगल स्टेन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रीन के पीछे ब्लू वाला बल्कि हो गया तो आ जाएगा, है ना, लेकिन ग्रीन और येलो वाले बल्कि है तो फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा लेकिन रिलेटिवली कम आएगा van der Waals स्टेन। ठीक है, 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो ये इसमें ऐसे देख सकते हो। ठीक है ना, तो स्टेज समझ में आया, बेल बज गई क्या, और जल्दी बजा दिया, अभी ये बचा हुआ है कंफर्म अभी मंडे का है। चलो, तो कल फिर डिस्कशन, हाँ, कल डिस्कशन किसका करेंगे, सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और जीओसी, है ना, उसमें एक्सरसाइज 2 3, क्योंकि एक्सरसाइज 1 तो करी इसमें एक्सरसाइज 2 3 करें। मेरी बस आ गई, टाइमिंग वही मॉर्निंग वाली रख देंगे, आपको मैं मैसेज कर दूंगा। देखते सॉलिड स्टेट तो या तो ऐसा करो सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज 2 नहीं हुई ना, सॉलिड स्टेट टेस्ट में भी आ रहा है तो फिर वही कर लो, जीओसी ना रखोगे, है ना, ठीक है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। तो ठीक है, फिर मैं टाइमिंग आज अभी भेज दूंगा तुम लोगों को, है ना, इससे कंफर्म हो जाएगा, जो ऑनलाइन आना चाहिए ऑनलाइन आ जाए, बाकी जो यहाँ पे आना चाहिए आप, ठीक है, ऑफलाइन भी आता है। हाँ, जेएफ वाले बच्चों का नहीं रहेगा, उसमें वीडियो भी, हाँ, वीडियो भेज